खास मेहमान हैं, उनका करते हैं स्वागत। मनीष सोंथलिया हमारे साथ हैं। उनसे जरा हम ये समझते हैं कि इस समय बाज़ार उनको कैसा लग रहा है और उनकी रीडिंग मार्केट्स को लेकर काफ़ी अच्छी रहती है। उन्होंने बुल रन भी सबसे पहले पहचानने वाले लोगों में से एक थे, लेकिन इस समय क्या करना चाहिए, एक बार ज़रा मनीष से समझते हैं। मनीष भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आज आपने टाइम निकाला, आपसे बातचीत करके मज़ा आता है हमेशा, और आज भी अच्छा लगेगा, काफ़ी अच्छी इंसाइट्स आपसे मिलेंगी। मनीष भाई, ओवरऑल मार्केट्स को लेकर ना दो हिस्सों में है बाजार। पहला, एक जो पुराना रिटर्न देख रहा है वो कहता है कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिटर्न है इसलिए रुक जाना चाहिए। एक हिस्सा मार्केट का फॉरवर्ड लुकिंग देख रहा है कि चुनाव है, सरकार रिपीट होके आ सकती है, रिफॉर्म्स और तेज होंगे, तो फिर क्यों रुकना। दोनों में से ठीक कौन है सर? जो पुराने वाला देख रहा है वो ठीक है, जो आगे फॉरवर्ड लुकिंग वाला देख रहा है वो ठीक है? देखिए, दोनों ही ठीक है मेरे हिसाब से। जब तक चुनाव के नतीजे नहीं आ जाते, तो वो भी जून जुलाई तक चुनाव के नतीजे वगैरह आ जाएंगे। एंड जो रूलिंग कोalition है वही आशा है कि वही आएंगी। तो 2 महीने तक बाजार हो सकता है साइडवेज रह जाए, और मोस्ट प्रोबेबली साइडवेज ही रहेंगे। बट उसके बाद जब एक नया बजट आएगा, एफआईआईज की न्यूज, नया यूफोरिया आएगा, तो फिर बाजार एक नए ऊंचाई को छुएगा, क्योंकि अर्निंग्स ग्रोथ की ट्रेजेक्टरी बहुत स्ट्रांग है और वैल्यूएशन बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं। सो दोनों ही दायरे ठीक हैं, बट नियर टर्म में थोड़ा मार्केट साइडवेज लगता है। थोड़ा मार्केट साइडवे रह सकता है इलेक्शन तक। जब नतीजे आ जाएंगे तब तक थोड़ा रेंज बाउंड ज़रूर रह सकता है। नमस्कार मनीष जी, मैं सृष्टि बात कर रही हूँ। अगर हम देखें आप कुछ सेक्टर्स जिनमें आपने एक बुलिश कॉल भी दी थी और सभी सेक्टर्स ने अच्छा प्रदर्शन भी किया था, उनमें से एक था फार्मा स्पेस। यहाँ पे आपका पॉजिटिव नज़रिया था। अब क्योंकि हम देख रहे हैं जितने भी लार्ज कैप फार्मा स्पेस हैं उनमें एक अच्छा एक्शन है, स्मॉल कैप में भी अच्छी तेज़ी है। अभी क्या नज़रिया बन रहा है फार्मा स्पेस में, और अगर किसी को फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना हो तो कौन से ऐसे खेमे पे वो नज़र रख सकते हैं? देखिए, फार्मा सेक्टर एज अ होल वैल्यूएशन मल्टीपल्स अभी भी बहुत ज्यादा एक्स्ट्रॉर्डिनरी हाई नहीं हुए, और जो एक पिकअप इन मोमेंटम ऑन जेनेरिक एक्सपोर्ट्स है वो अभी भी बरकरार है। जो प्राइस इरोजन हो रहे थे वो अब धीमी गति से हो रहे हैं यूएस में, और डोमेस्टिक मार्केट आईपीएम ग्रोथ 10-11% से कंटिन्यूड है। तो आई थिंक फार्मा सेक्टर एज अ होल वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी फेवरेबली प्लेस्ड है। इसमें हमें बेसिकली वैल्यूएशन उन्हीं कंपनीज की देखनी चाहिए जहां पर एक स्पेशलिटी पोर्टफोलियो हो, एज फार एज जेनेरिक एक्सपोर्ट कंसर्न हो, और डोमेस्टिक फार्मा में जिनकी डिस्ट्रीब्यूशन काफी अच्छी हो और प्रोडक्ट प्रोफाइल काफी अच्छी हो। सो आपको काफी ऐसे नाम मिल जाएंगे बोथ डोमेस्टिक साइड में एज वेल एज योर जेनेरिक एक्सपोर्ट साइड में, जहां पर ये सब चीजें मौजूद हैं, और वैल्यूएशन पूरी तरह ये सबको कैप्चर नहीं करते। सो फार्मा सेक्टर बहुत बड़ा है, पर उनमें इन चुनिंदा नामों में काफी जगह अभी भी। ठीक है। मनीष जी नमस्कार, अभिषेक बोल रहा हूँ। सर, जब बाजार रिकॉर्ड हाइस पर होते हैं ना, तो निश्चित तौर पर ये होता है कि बहुत सारे शेयर बहुत तेज चल जाते हैं, कुछ पीछे छूट जाते हैं। ऐसे में थोड़ी चर्निंग भी ज़रूरी हो जाती है। आप ज़रा ये बताइए कि कौन से पॉकेट्स, कौन से सेगमेंट्स आपको लगता है कि वैल्यूएशन के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा महंगे हो गए हैं? कहाँ पर अभी भी वैल्यूएशन वाजिब हैं, आकर्षक हैं? ज़रा ये हाईलाइट कर दीजिए आप। देखिए, कैपिटल गुड स्पेस में वैल्यूएशन नियर टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से ऑन एन ओवरऑल बेसिस थोड़े स्ट्रेच्ड हैं, और नेक्स्ट 5 साल, 5 या 7 या 10 साल के पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेटली उनमें वैल्यू है। पर अगर आप नेक्स्ट 1 ईयर पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें, जितने भी इंडस्ट्रियल्स हैं, कैपिटल गुड स्पेस है, पावर इक्विपमेंट्स बोल लीजिए, ट्रांसफॉर्मर्स बोल लीजिए, स्विच गियर्स बोल लीजिए, वायर्स एंड केबल्स बोल लीजिए, ये सब में नियर टर्म वैल्यूएशन समझ में नहीं आता बिल्कुल भी। दूसरा एक जो सेगमेंट है जहां पर वैल्यूएशंस काफी स्ट्रेच्ड है, वो है हॉस्पिटल्स। हॉस्पिटल्स एक सिक्लिकल सेक्टर है। आपको एक मेजर टेलविंड कोविड के पॉइंट ऑफ व्यू से मिला, उनकी एवरेज रेवेन्यू पर ऑपरेटिंग बेड बढ़ी, बट ये एवरेज रेवेन्यू पर ऑपरेटिंग बेड इज नथिंग बट रियलाइजेशन, टैरिफ्स।
तो ये कि आप बढ़ते ही नहीं जा सकते। आपका नेक्स्ट राउंड ऑफ केपेक्स होगा, तब आपकी नेक्स्ट एक बम्प अप होगी रेवेन्यू में, वो एबिटा और पैट में फ्लो होगी। पर जिस हिसाब से वैल्यूएशन, जो नियर टर्म वैल्यूएशन आपके हॉस्पिटल्स के हैं, वो एफएमसीजी वैल्यूएशन टाइप के हो रहे हैं, क्योंकि वहां पर उतनी कोई कैश फ्लो आपको देखने को नहीं मिलती है। तो ये एक स्पेस है जो काफी ओवर स्ट्रेच है। सो कैपिटल गुड्स, इंडस्ट्रियल्स एंड हॉस्पिटल, ये सेगमेंट बहुत ज्यादा ओवर स्ट्रेच्ड है। और कैपिटल गुड्स में आप रेलवेज भी इंक्लूड कर सकते हैं, तो रेलवेज इज ऑल्सो लॉन्ग टर्म थीम, पर नियर टर्म बहुत ज्यादा स्ट्रेच्ड है वैल्यूएशन इन सभी सेक्टर्स। मनीष जी, इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल है। अगर डिफेंस को देखेंगे, शेयर बहुत चले हैं, सरकारी कंपनी उसमें भर भर के हैं। सरकारी जो कंपनीज है वहां पर भी बहुत तेजी हुई है और कहीं ना कहीं लोग कॉशन बरतने की सलाह दे रहे हैं। हालांकि उसके बाद भी फॉलो बाइंग हो रही है तमाम स्टॉक्स में और देख के मन में लालच भी आ रहा है। तो सर क्या करना है डिफेंस में और पीएसयूज में? देखिए, पीएसयूज एज अ होल में तो तेजी अभी बहुत ज्यादा बाकी है, और पर्टिकुलरली उन पीएसयूज में जहां पर मोनोपोलिस्टिक कंडीशन है। एज रिगार्ड्स डिफेंस में भी 3 या 4 ही मेजर कंपनीज हैं इंडिया के डिफेंस सेक्टर को केटर करने वाली। और यहाँ पर चूंकि वैल्यूएशन वगैरह अभी भी रीजनेबल है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ग्रोथ, मतलब ऐसे कुछ नहीं है कि 40-50 के पी में ट्रेड हो रहे हैं, ये भी अभी भी 20-25 के ही पी में ट्रेड हो रहे हैं, और 4 या 5% अभी भी डिविडेंड डील। जहां पर सावधानी बरतने की जरूरत है वो है प्राइवेट सेक्टर डिफेंस बेस, मतलब वैल्यूएशन का कोई ठिकाना ही नहीं है। डिफेंस पीएसयू, डिफेंस प्राइवेट सेक्टर जो कंपनीज है, वो सेक्टर्स को बिल्कुल अवॉइड करनी चाहिए। और जो इंडिया की पूरी डिफेंस रिक्वायरमेंट 80-90% वो ये 4 या 5 डिफेंस कंपनीज की है, और यहाँ पर ग्रोथ की विजिबिलिटी काफी कम है। मेरे हिसाब से वैल्यूएशन काफी स्ट्रॉन्ग है। पीएसयूज में अभी बहुत तेजी बाकी है, जो राइट ऑफ कर दे रहे हैं पीएसयूज को कि वैल्यूएशन काफी बढ़ गई, क्योंकि बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं। मुझे नहीं लगता है ये होल्ड ट्रू होगा। और क्योंकि ग्रोथ आएंगी और डिविडेंड्स आएंगे, और वैल्यूएशन अभी प्राइवेट सेक्टर कंपैरेबल इंडस्ट्री में काफी सस्ते हैं। मनीष, एक चीज़ हमको और समझ में आई है इस पूरी प्रोसेस के अंदर जो पीएसयूज वाली थी, कि सरकार ना पहले डिसइन्वेस्टमेंट्स करती थी, कंपनी को बेचती थी। अभी क्या है ना, सरकार उनकी ऑपरेशनल एफिशिएंसी को ही ठीक कर देती है, तो बजाय बेचने से जितने पैसे आएंगे उतने पैसे तो फिर डिविडेंड से ले आती है। तो ये चीज़ अच्छी हो रही है कि जो धीरे धीरे करके ये जो डिसइन्वेस्टमेंट वाली थीम है ना, वो फेड हो गई। अब आप किसी भी सरकारी कंपनी को डिसइन्वेस्टमेंट के नाम पे ना चेक करें, बल्कि ऑपरेशंस के नाम पे चेक करें। आई थिंक मनीष, आपका जो पॉइंट है ना, मेरे को लग रहा है वो इसके साथ बिल्कुल कोरिलेट करता हुआ दिख रहा है। मनीष, एक और चीज़ है, अगर आपको लग ही रहा है कि सरकारी कंपनीज में अभी भी जान काफ़ी है और हिम्मत काफ़ी है चलने की, तो कोई एक दो सेगमेंट, थीम या कोई शेयर्स बता सकते हैं अगर आपकी कंप्लायंस अलाउ करे तो? देखिए, स्पेसिफिक कंपनीज तो नहीं बताऊंगा, बट ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में अभी भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग डिसबिलीफ, और ये सेगमेंट अभी भी रीरेट होंगे। और अगर आप देखें तो जितनी भी आइस सेगमेंट तो बिल्कुल राइट ऑफ हो चुकी थी, जो भी इंटरनल कंबस्शन इंजन वाली सेगमेंट है, मार्केट्स ने उनकी पी मल्टीपल्स को बिल्कुल पीट पाट के बराबर कर दिया था। वेदर आप ऑटोमोबाइल कंपनीज देख लीजिए या फिर आप बैटरीज देख लीजिए, सब आधे से भी कम भाव थे आज की डेट में। तो ये सब बेसिकली आइस सेगमेंट को केटर करते हैं। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को भी राइट ऑफ कर दिया था कि इलेक्ट्रिक व्हीकल एनवायरमेंट में ही सब कुछ होगा। पर अभी हम रिसेंट अनाउंसमेंट में देख रहे हैं कि ऑडी ने बोला कि ईवी व्हीकल्स को कट डाउन कर रहे हैं, या मर्सिडीज ने बोला, या एप्पल ने बोला कि हम तो अपनी ईवी प्रोग्राम को बिल्कुल ही शटर डाउन कर दें। तो कहीं ना कहीं आइस सेगमेंट, बेसिकली इंटरनल कंबशन इंजन सेगमेंट का वापस कम बैक है। और अगर ये होता है तो आपका ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में तेजी बिल्कुल बरकरार, और सरकार उनको अभी पैसे बनाने दे रही है। आप देखेंगे कि ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन काफी स्ट्रॉन्ग है, पेट्रोल वगैरह में मार्केटिंग मार्जिन काफी स्ट्रॉन्ग है, प्राइस टू बुक अभी 1.5 टाइम्स भी नहीं, जो तीनों ऑयल मार्केटिंग कंपनीज है। और जैसे आपने बिल्कुल सही बोला, पहले पीएसयूज में मिस एलोकेशन ऑफ कैपिटल होती थी, प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल नहीं होती थी। अब गवर्नमेंट यही बोलती है कि अगर आपको कैपिटल नहीं रिक्वायरमेंट है तो आप ये डिविडेंड दे दीजिए। और ये बिल्कुल सही है, अगर आप कैपिटल एम्प्लॉयड इन द बिजनेस कम रखें तो प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल डेफिनेटली मूव अप। और एज इट ऑयल मार्केटिंग कंपनीज आप देखें तो नेक्स्ट
3 या 4 साल में 20 या 25% कैपेसिटी आपकी इंक्रीज हो जाएगी। सो चूंकि ईवी एनवायरनमेंट वगैरह रहेंगे, 30% व्हीकल्स अभी भी 2030 तक इलेक्ट्रिक रहेंगे, पर ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में यहाँ से भी काफी जगह है, मुझे ऐसा लगता है। ओके इसी के साथ आपका बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहेंगे मनीष जी, आज हमारे साथ इस पूरी चर्चा में शामिल होने के लिए, बाजार पे अपना आउटलुक शेयर करने के लिए और कौन से सेक्टर्स पे हमारे दर्शकों को नज़र रखनी है वो बताने के लिए। तो